एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहा करते थे। शारदा और रमेश हाँकने में बहुत माहिर थे। वो कभी भी किसी से कुछ भी कह देते थे। अनामिका अपनी सासू माँ का बहुत सम्मान करती थी, पर सासू माँ के बर्ताव की वजह से उसे कुछ न कुछ समस्या का सामना करना पड़ता था। रमेश खेती-बाड़ी करके अपना परिवार का देखभाल करता था। रमेश की माँ शारदा और पत्नी अनामिका उसके खेती-बाड़ी में मदद किया करती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा रमेश, हमारे गांव में सभी लोग खेती कर रहे हैं। हर कोई केवल धान की ही खेती कर रहा है। उसके कारण हमारे पास पर्याप्त आय नहीं हो रही है। अच्छा होगा अगर तुम कुछ काम कर लो। पैसे ना होने की वजह से कितना कष्ट हो रहा है, एक बार सोच के देखो। क्या माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इतना नुकसान हो गया कि उधार ज्यादा हो गए। पर एक किसान को अपनी खेत पर भरोसा रखना चाहिए। नौकरी ढूंढ के क्या फायदा, तुम ही बताओ। ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। फिर इन खेतों का क्या होगा जिसे मैंने इतने दिनों से प्यार किया। मैं खेती करके ही बहुत खुश हूँ। अजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। काफी दिनों से मैं सोच रही थी, पर हिम्मत नहीं कर पाई आपको बताने के लिए। अनामिका, छुपाओ नहीं, बताओ क्या बात है बेटा। क्या है अनामिका, जल्दी बताओ। वैसे भी तुम्हारे सुझाव सुन के उसे पालना भी होगा ताकि सब कुछ अच्छा हो। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि बस सब कुछ अच्छा हो। जल्दी बताओ। मैं सोच रही थी हमारे खेतों में अगर हम धान के बदले किसी और चीज की खेती करें तो अच्छा होगा। बहू ने बिल्कुल अच्छा कहा है। अगर हम किसी और चीज की खेती करते हैं तो लगता है अच्छा मुनाफा होगा। तरकीब तो अच्छी है, पर तुम ही बताओ किस तरह का फसल हम उगा सकते हैं। ऐसा फसल उगाना होगा जिससे हमें फायदा हो। मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ जी। मुझे पूरा भरोसा है अगर हम धान के बदले किसी और चीज की खेती करें तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। अनामिका, शारदा, रमेश तीनों बहुत इस बारे में सोचने लगते हैं। जब वो आखिरकार फैसला ले ही रहे थे कि किस चीज की खेती करनी चाहिए, ठीक उसी वक्त सरपंच रविंद्र वहाँ आते हैं। नमस्कार शारदा जी, ठीक है ना? ठीक है रविंद्र जी, यहाँ कैसे आना हुआ? हमारे गांव के भले के लिए हिमालय से एक स्वामी जी आए हैं। वो अपनी जादुई शक्ति से लोगों के सपने सच कर सकते हैं। सभी लोग उनके पास जा सकते हैं, यही बताने मैं यहाँ आया था। ठीक है रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम सब उनसे मिलने जाएंगे। इस तरह शारदा, उसका बेटा और बहू तीनों स्वामी जी के पास जाते हैं। शारदा अपने बेटे और बहू को स्वामी जी के पास भेजती है ताकि वो अपनी मनोकामना बता सके। वो दोनों अंदर जाते हैं। मैं जानता हूँ, तुम्हारी सारी इच्छा जानता हूँ। मैंने सुना है, मैं यहाँ हूँ। मैंने ये डायलॉग कहीं सुना है। अरे चुप रहिए, आप यहाँ भी शुरू हो गए। तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, इस वजह से तुम्हें एक काम करना होगा। ये बात मैं सिर्फ महिला को बताऊंगा, पुरुष को नहीं बताऊंगा। इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है स्वामी जी, मैं जाता हूँ। जैसे ही रमेश चला जाता है, स्वामी जी उसे एक फल देते हैं। वो था ड्रैगन फ्रूट। अब तक वहाँ पे किसी ने भी इस फल का खेती नहीं किया था, इसीलिए स्वामी जी उसे ये फल देते हैं। अब तुम्हें इस फल को रोपना है जब तुम्हें कोई भी ना देखे। तुम ये बात अपने पति और सासू माँ को भी नहीं बता सकती हो। बाद में सभी को पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है स्वामी जी, जैसा कहा वैसा ही करूँगी। इस तरह से अनामिका स्वामी जी से उस ड्रैगन फ्रूट को लेके अपने घर चली जाती है। अगले दिन अनामिका सभी के नजरों से छुपके स्वामी जी के दिए हुए ड्रैगन फ्रूट को जमीन पे लगा देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। इधर शारदा और रमेश बार बार अनामिका से पूछते हैं कि स्वामी जी ने आखिर में क्या बोला। स्वामी जी ने तुमसे क्या कहा? कल से देख रहा हूँ तुम नहीं बता रही हो। स्वामी जी ने तुम्हें क्या कहा? कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा बस अगले एक हफ्ते तक खेत को बस देखते रहो। समझ नहीं आ रहा आखिर में उन्होंने ऐसा क्यों कहा। चलो एक बार चल के देख आते हैं। इस तरह अनामिका सास और पति से झूठ कहती है और उनके साथ खेत में चली जाती है। वहाँ उन्हें छोटे छोटे पेड़ दिखते हैं। वो पेड़ सभी को दिख रहे थे, पर वो पेड़ किस चीज के थे वो समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। क्या अनामिका, वो पेड़ क्या है? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ माँ, आखिर में ये पेड़ किस चीज के हैं? लगता है ये स्वामी जी की माया है।
देखते हैं क्या होता है आखिर में। ऐसा कहकर अनामिका अपने पति और सासू माँ को मनाने की कोशिश करती है। एक हफ्ते निकल जाते हैं, वो बस खेत पर नजर रखते हैं। तब तक बड़े बड़े ड्रैगन फ्रूट के पेड़ निकल आते हैं। उसमें ड्रैगन फ्रूट लगे हुए थे। ये देखकर शारदा और रमेश बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। ये तो अजूबा है, क्या हमें इससे मुनाफा होगा? ये सच में अजूबा है, जरूर मिलेगा माँ हमें। इस ड्रैगन फ्रूट से बहुत मुनाफा होगा। हाँ माँ, आजकल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। हर कोई इसे खाना चाह रहा है क्योंकि इस फल में बहुत विटामिन और बहुत अच्छे गुण होते हैं। अनामिका जाके एक ड्रैगन फ्रूट काटती है। जैसे वो उस फल को छूती है, वो ड्रैगन फ्रूट बड़ा हो जाता है। इस तरह वो जितने बार ड्रैगन फ्रूट को छूती है, वो उतना बड़ा होने लगता है। अनामिका समझ जाती है ये सब कुछ स्वामी जी की माया की वजह से ही हो रहा है। आपने देखा, स्वामी जी ने हमारा कितना भला किया। अब इससे हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ अनामिका, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। ये तो हमारे खेत में अजूबा ही हो गया। हमारे इस खेत में इस तरह का ड्रैगन फ्रूट होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर बाजार में इसे ले जाकर मैं बेचूंगा तो हमें बहुत मुनाफा होगा। जो भी हो, दूसरा फसल उगा के हमें अच्छा मुनाफा होगा, इस बात से ही मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह अनामिका उस मायावी ड्रैगन फ्रूट को बेचकर बहुत पैसे कमाती है। उन पैसों से रमेश और जमीन खरीद के बस ड्रैगन फ्रूट की ही खेती करता है और इस तरह से सफलता पाकर वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में शारदा नाम की एक लड़ाकिन सासू माँ थी। शारदा का बेटा था रमेश। रमेश अपनी माँ की हर बात सुनता था, जैसा जैसा वो कहती थी। क्योंकि वो बहुत अमीर है, ये सोचकर शारदा और रमेश को बहुत अहंकार था। ऐसे घर में अनामिका बहू बन के जाती है, लेकिन अनामिका बहुत गरीब परिवार से थी। वो सुंदर होने के कारण रमेश उसे पसंद करता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब से उसने उस घर में कदम रखी थी, तब से ताने ही सुन रही थी। देखो बहू, सुंदर होना काफी नहीं है, घर का काम काज खाना पकाना आना चाहिए। वो भी लड़की की सुंदरता होती है। कुछ बहुएं दहेज लेकर आती है, लेकिन तुमने तो मेरे बेटे को अपने आंचल में बांध रखा है। पर मेरा बेटा मेरी बात ही सुनेगा। याद रखना, ये सब तरकीब यहाँ नहीं चलने वाला, समझी ना? जाओ, जाके आम के अचार को धूप में डालो और जानवरों को नहला के ले आओ। सासू माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे भी हमारे नौकर चाकर है, वो कर देंगे ना? क्या क्या कहा? नौकर चाकर? उनके लिए पैसे खर्च नहीं होते, इसीलिए मैंने सभी को हटा दिया है। आज से तुम ही करोगी सारा काम काज। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है सासू माँ, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर सारा काम काज करूँगी। वाह, बहुत अच्छे तेवर है। तो काम से भागने के लिए ये सब कह रही हो, लेकिन तुम्हें इससे पार नहीं मिलेगा। तुमने मेरा एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू दाही देखो तो अच्छा है। गांव में लोग मुझे शेरनी कहते हैं। जाओ, जो कहा है वो करो। शारदा की धमकी सुन के अनामिका बहुत डर जाती है। शादी के 7 महीने हो चुके थे, फिर भी शारदा अनामिका को ऐसे ही डांटा करती थी। हर दिन वो अनामिका को कैसे भी परेशान किया करती थी, पर आज उसने अनामिका को कुछ ज्यादा ही परेशान किया था। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका बेहोश हो जाती है। तब तक वहाँ रमेश आ जाता है। शारदा और रमेश अनामिका को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब उसकी जांच करते हैं। देखिए, ये महिला गर्भवती है। आज के बाद से इसका खास ख्याल रखना होगा। ये बहुत कमजोर है, इसे ज्यादा काम करने ना दीजिए। कुछ दवाइयाँ दे रहे डॉक्टर साहब? मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ध्यान से खिलाइएगा, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के कहे मुताबिक अनामिका वो दवाइयाँ खाने लगती है, पर शारदा को इस बारे में कोई फिक्र नहीं होती। वो कामकाज के लिए नौकर रखते हैं और अनामिका विश्राम करती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर शारदा आग बबूला हो जाती है। अरे बेटा, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था ये लड़की एक लड़के को जन्म देगी, पर इसने तो एक लड़की जन्म दे दिया। तुम्हें पता है कितना सम्मान नीचे हो गया? लड़की होने का मतलब जन्म से लेके मौत तक बस खर्च ही करो। बेटा होता तो वो पैसे लेके आता। अब हमारा क्या होगा? अब मुझसे क्या चाहती हो माँ? बेटी हुई है, इससे मैं भी बहुत दुखी हूँ। हमारे घर पे अब उसे रहने नहीं देना है।
उसे बच्चे के साथ इस घर से धक्के मार के निकाल देना है। मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की, अमीर लड़की देखूंगी और तुम्हारी शादी कराऊंगी। ठीक है माँ, मैंने कभी तुम्हारी बातों पे ना कहा है। आज ही मैं उसे धक्का मार के इस घर से निकाल दूंगा। इस तरह शारदा और रमेश बेदर्दी की तरह सोचते हैं और अनामिका को बच्चे के साथ घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। अनामिका बहुत रोती है, डर जाती है और आखिरकार बस्ती तक पहुंच जाती है। वहाँ लोग अनामिका का ख्याल रखते हैं। अनामिका के बच्चे को वो सब मिलके पालते हैं। वो बेटी का नाम रमा रखती है। कुछ न कुछ काम करके वो अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करती है। इस तरह कुछ साल निकल जाते हैं। अब रमा की शादी की उम्र हो जाती है। तब एक दिन अनामिका अपनी बेटी को उसके साथ हुए अन्याय के बारे में बताती है। बेटा रमा, क्योंकि तुम लड़की होके पैदा ली थी, इसीलिए उन्होंने घर से धक्का मार के निकाल दिया। इसीलिए उस दिन से बाप होते हुए भी तुम बिन बाप की बड़ी हुई हो। अमीर बाप की बेटी होने के बाद भी तुम गरीब के बच्चों की तरह जी हो। और इन सब के पीछे की वजह है तुम्हारी दादी। माँ, तो बताओ तुम क्या करोगी? कोर्ट जाना चाहोगी? देखो बेटा, अगर तुम कोर्ट जाओगी तो तुम्हें न्याय मिलेगा, पर अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारे तरह और भी कई लोगों को न्याय मिलेगा। तुम्हें पढ़ लिख के आईपीएस बनना होगा, सारी महिलाओं को बचाना होगा, सारी माओं को न्याय दिलाना होगा। मैं अब चुप नहीं रहूंगी माँ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अब परीक्षा शुरू हो चुकी है, मैं आईपीएस बन के जरूर दिखाऊंगी। इस तरह रमा अपनी माँ को वादा करती है। फिर कड़ी परिश्रम करके वो एक दिन आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। रमा को पुलिस ऑफिसर बनते देख अनामिका बहुत खुश हो जाती है। पूरी बस्ती इस बात की जश्न मनाती है। सभी को रमा पर बहुत गर्व होता है। बेटा रमा, अब तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम्हारे पास शक्ति है, पूरी महिलाओं का तुम्हारे पास समर्थन है। सभी महिलाओं के आंसू पोंछने होंगे बेटा। ठीक है माँ, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। ऐसा कहकर अनामिका चली जाती है जहाँ उसकी दादी शारदा रहती थी। वहाँ शारदा रमेश दोनों थे। वो जाके दोनों को अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि एक लड़की के जन्म देने की वजह से उसकी माँ अनामिका को उन्होंने धक्के मार के घर से निकाला, इसलिए उसने अरेस्ट किया। ये सुनकर वो दोनों आश्चर्य रह जाते हैं। बाद में जब पता चलता है कि आईपीएस रमा उसी की बेटी है, ये जानकर रमेश बहुत दुखी हो जाता है। ये जानने के बाद उसे और उसकी माँ अनामिका को वो घर बुलाते हैं, पर वो नहीं जाते। उन्होंने कहा बस्ती में रहकर वो बाकी लोगों की मदद करना चाहते हैं। शारदा और रमेश को उनकी गलती की सजा मिलती है। बाद में रमा सभी महिलाओं के लिए आवाज उठाती है ताकि उन सभी को न्याय मिले। वो अपनी माँ का सपना पूरा करती है। बस्ती में रहने वाले लोगों को उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रेरित भी किया। बेटी के कर्मों की वजह से अनामिका बहुत गर्वित होती है और इस तरह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है।